क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट? व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट? अगर अपने प्रीवियस लॉ का पढ़े तो सेनवैट था सेंट्रल एक्साइज में, वैट सेनवैट बोलते थे, मॉडवैट बोलते थे, सो वैट क्रेडिट बोलते थे प्रीवियस सेल्स टैक्स रिजीम में। सर्विस टैक्स में अपने बोलते थे क्रेडिट, खाली क्रेडिट कितना अवेल किया कितना नहीं किया। तो क्रेडिट वर्ड वर ऑलवेज देयर इन द प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम, राइट? समझने के लिए खाली समझते एकदम हिंदी भाषा में कि मैंने आपको माल बेचा 100 रुपया प्लस 18 रुपया जीएसटी, आपने उस माल को आगे बेचा 200 रुपया प्लस 36 रुपीज जीएसटी। सो सिंस लेवी सेक्शन हमने पढ़ लिया है, आई एम चार्जिंग जीएसटी ऑन यू ऑन द सप्लाई, यू आर चार्जिंग जीएसटी ऑन द सप्लाई। वो जो 36 रुपीज आपने अपने कस्टमर से कलेक्ट किया, आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। जब आप वो 36 रुपीज पेमेंट कर रहे हैं, तब आपने बोला कि बॉस अभिषेक को मैंने 18 रुपया दे दिया था वाइल परचेजिंग गुड्स फ्रॉम अभिषेक, तो वो 18 रुपये का मुझे क्रेडिट लेने दो। तो दैट इज ओवरऑल इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में 100 प्लस 18 एंड 200 प्लस 36 में आपने सिर्फ जो आपकी प्रॉफिट है, वैल्यू एडिशन है, उस 100 रुपया में ही आपने बेसिकली टैक्स का पेमेंट किया गवर्नमेंट को, राइट? सो दैट्स द बेसिक फंडा ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो सेक्शन 16 टू 21 एक्ट में बात करता है इसके बारे में, एंड कनेक्टेड रूल से सारे के सारे रूल 36 टू रूल 45, राइट? लेट्स टच ईच एंड एवरीथिंग। ओके, बिफोर गोइंग टू द प्रोविजन, बेसिक्स। तो ये जो दो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, हमारे जीएसटी रेजिम के नहीं है, प्रीवियस रेजिम के हैं, पर उनसे हमें कुछ सीखना है, तो इसलिए आई कोटेड दिस। ये दो जो जजमेंट है आइचर मोटर्स एंड दाइची करकरिया का, this is these judgments are giving a very clean message that there is a difference between your right and difference vis-a-vis a concession given to you. So अभिषेक अग्रवाल का ये राइट है एंड अभिषेक अग्रवाल को ये कंसेशन मिला है, इन दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। सो ये इन दो जजमेंट में ये बताया गया कि जो आपकी क्रेडिट है, जो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये आपका राइट है। इट्स नॉट अ कंसेशन गिवन टू यू बाय समवन, इट्स योर राइट सिंस वॉट एवर द सिचुएशन इज, ये आपका हक है, राइट? सो राइट वेस्टेड एट द टाइम ऑफ द रिसीप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय मैन्युफैक्चरिंग, क्रेडिट इज एज गुड एज टैक्स पेड इक्विवेलेंट टू कैश। Similarly, दाइंची कारकरिया में it is a benefit, therefore it is indefeasible, आप उसको ले नहीं सकते वापस, right? तो it is not a concession, it is a right, right? ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत पेटेंट जजमेंट्स है सेंट्रल एक्साइज के रेजिम की, जो which we can borrow here also to understand the concept. Okay, now let's step into the three very important definition. I have written specifically important and independent. First, let's discuss why independent. Friends, आप जब जीएसटी लॉ पढ़ोगे, जब अपने रिफंड्स में जाएंगे, अपने और कोई भी प्रोविजन पढ़ेंगे, सो वी विल सी कहीं वर्ड यूज किया हुआ है सिर्फ इनपुट्स का, कहीं वर्ड यूज किया हुआ है इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस, कहीं बोला हुआ है इनपुट्स, इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स। सो इनपुट्स, इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स आर ऑल इंडिपेंडेंट। जरूरी नहीं है कि मैं खाली इनपुट बोल दूं तो इसका मतलब सिर्फ इनपुट्स, दैट इज नॉट कवरिंग इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स। जस्ट फॉर इंस्टेंस, इफ यू कैन कनेक्ट रिफंड्स में, देयर इज अ वैरायटी ऑफ रिफंड कॉल्ड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। उसमें अगर आप प्रोविजन देखोगे तो आपको इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स की रिफंड नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ इनपुट्स की रिफंड मिलेगी। सो इनपुट, इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स, तीन अलग अलग डेफिनेशन है, तीनों को अलग अलग पढ़ना है, अलग अलग समझना है, मिक्स नहीं करना है। लॉ में when they are talking about something, they are only talking about that particular thing and they doesn't deemed कि वो तीनों के लिए बात कर रहे हैं, right? So what does input means? Section 2 subsection 59 defines input. No sir, you didn't miss anything much. So we just started. So section 259 talks about input. Input means any goods other than capital goods.
तो इनपुट्स क्या है? कोई भी गुड्स. व्हाट इज गुड्स, व्हाट इज सर्विसेज, वी हैव डिस्कस इन द फर्स्ट क्लास, राइट? टू टू रिमाइंड यू, गुड्स वो मूवेबल चीज है, वो गुड्स है जो आप जमीन से काट के भी बिक्री कर सकते हो. और व्हाट इज सर्विस? एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विस. So section 2 subsection 59 is says input means goods other than capital goods used or intended to be used by a supplier in the course of furtherance of business. एक सेकंड रुक जाए. Input means goods other than capital goods. So what is capital goods? We will read later. Used or intended to be used. इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर मैंने खरीद लिया, अगर मैंने आज लॉकडाउन के फेज में एक प्रिंटर मेरे ऑफिस के लिए खरीद लिया, एंड आई हैव इंटेंडेड टू यूज दिस प्रिंटर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ माय बिजनेस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म. सो कैन आई टेक द क्रेडिट टुडे? आई हैव नॉट स्टार्टेड यूजिंग इट. Used or intended to be used, the intention is a mandate. So intended to be used is an input by a supplier in the course or furtherance of business. What is this? In the course or furtherance of business. डिटेल में बात करते हैं. Let's say मैंने I'm using an example of service. क्या आपको समझ में आए? In the course or furtherance of business is there in all the three input, service and capital goods. So I'm giving example of service कि आप relate कर पाओ कि in the course और furtherance of business में क्या difference है. So let's say मैं गया कोलकाता से महाराष्ट्र मुंबई to meet a client, to talk to a client, to show them what services we give, and we had a deal. I got my payment and मैं वापस कोलकाता आ गया. So ये traveling expense हुआ. It's an input service जिसके मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए in the course or furtherance of business. So this is in the course of my business. This is in the course of my business. अब say for example मैं महाराष्ट्र गया, वापस कोलकाता से मुंबई वापस गया, मैं क्लाइंट से एक पर्सपेक्टिव क्लाइंट से मिलने गया. मैं गया, अपना कोटेशन दिया, अपना सर्विस दिया, वो अभी तक वर्कआउट नहीं हुआ, अभी तक डील फाइनल नहीं हुआ, and I am returned back to Kolkata. So this is an expense in the furtherance of my business, not in the course of my business. In the furtherance of my business. So there's a difference in the course or in the furtherance, right? So coming back to input. Input means any goods other than capital goods used or intended to be used. Clearly different. Used or intended to be used by a supplier in the course or furtherance of business. राइट, आगे बढ़ते हैं. इनपुट सर्विस. इनपुट सर्विस मीन्स सर्विस यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय अ सप्लायर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. ठीक है, तो इट इज नॉट गुड्स, इट इज नॉट कैपिटल गुड्स, राइट? व्हाट इज कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स मीन्स गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स of the person claiming the ITC and which are used or intended to be used in the course of furtherance of business. इसका मतलब कैपिटल गुड्स खाली वो गुड्स है जिसकी वैल्यू को आपने बुक्स में कैपिटलाइज कर लिया है. इसका मतलब इनपुट्स मतलब वो गुड्स जिस गुड्स की वैल्यू को आपने कैपिटलाइज नहीं किया था, राइट? तो अगर मैं सर्विस का डेफिनेशन पूछूं आपसे, इनपुट सर्विस में एनी सर्विस, राइट? तो वो तो सर्विस हो गया, क्लियर हो गया. गुड्स में हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या आपने कैपिटलाइज किया है. अगर आपने कैपिटलाइज किया तो कैपिटल गुड्स, अगर आपने कैपिटलाइज नहीं किया है तो वो इनपुट्स. फ्रेंड्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट कि वो इनपुट्स है या कैपिटल गुड्स है, बिकॉज जब अपने और आगे बढ़ेंगे आज के डिस्कशन में, तो ऑल द रिवर्सल सेक्शन एंड रूल्स इज डिफरेंट फॉर इनपुट्स, इज डिफरेंट फॉर कैपिटल गुड्स. तो दिस डिफरेंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आपका जो पर्टिकुलर गुड है वो इनपुट है या कैपिटल गुड्स है, राइट? आई गेस आई एम क्लियर, राइट? अपने आगे बढ़ते हैं. ओके फ्रेंड्स, बिजनेस के बारे में हमने फर्स्ट क्लास में जरूर डिस्कस किया था, बट मैं थोड़ा सा यहाँ बात करना चाह रहा हूँ. बिजनेस इंक्लूड्स डॉट 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 डॉट, क्लॉज बी में आते हैं, एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन विथ
or incidental or ancillary to subclause A, and subclause C says where or not there is volume, frequency, continuity or regularity of such transaction. So friends, एक स्टोरी के बारे में बात करते हैं. वो स्टोरी है अपने जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोको कोला, राइट? सो फ्रेंड्स, I want the participants to answer a question. What does company Coca-Cola, that is Hindustan Coca-Cola, why is ITC differentiated from goods and capital goods? Ma'am, we'll discuss. Ma'am, we will discuss, right? We'll discuss. So my question is, Coca-Cola is manufacturing what? आपको क्या लगता है कि कोको कोला, जो हिंदुस्तान कोको कोला कंपनी है, वो क्या बनाती है? My question is very simple. What does Coca-Cola sell? Beverage, cold drinks, beverage. सर, कोको कोला ये नहीं बेचती है. कोको कोला ये नहीं बेचती है. कोको कोला is a company who, yes, Coca Cola is a company who sells the solution. Coca Cola is a company which sells the solution to the manufacturers of the beverages. वो मैन्युफैक्चरर्स कोका कोला का सॉल्यूशन लेते हैं और उससे अपने कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स या बेवरेज को बनाते हैं एंड मार्केट में बिक्री करते हैं. हिंदुस्तान कोका कोला कंपनी गोज एंड डू द एक्सपेंस पार्ट. कैटरीना कैफ को हायर किया, करीना कपूर को हायर किया, सलमान खान को हायर किया फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ द कोल्ड ड्रिंक, ऑफ द बेवरेज, जो वो नहीं बना रहा, जो उसका कस्टमर बना रहा है. So that is a fact. Hindustan Coca-Cola only sells a solution or a formula to his customers, and his customers are the ones who actually make or manufacture soft drinks. So in the central excise regime, there was a case that you are expending on a soft drink. आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो सॉफ्ट ड्रिंक का, जो आप बेचते ही नहीं हो. आप बेचते हो सॉल्यूशन, आप बेचते हो फॉर्मूला, पर आप एडवर्टाइजमेंट खर्चा कर रहे हो कोई और प्रोडक्ट पे जो आपका सेल है ही नहीं, बुक्स में है ही नहीं. तो द कंपनी फॉट की भैया, इट्स अ पैटर्न ऑफ द बिजनेस व्हिच वी हैव डेवलप्ड, दैट अगर वो एडवर्टाइजमेंट होगा तो मेरे कस्टमर का कोल्ड ड्रिंक बिकेगा और वो मेरे से और सॉल्यूशन लेगा. इट्स अ पैटर्न ऑफ द बिजनेस व्हिच वी हैव डेवलप्ड. सो द सेंट्रल एक्साइज में ये वाला जजमेंट पास हो गया उसके फेवर में, एंड उसके बाद लॉ में अमेंडमेंट आ गया. दे हैव रिमूव द वर्ड एक्टिविटी इन सेंट्रल एक्साइज, बट इन जीएसटी रेजिम वैसा कुछ भी नहीं है. एक्टिविटी वर्ड डिफाइन अभी भी इंक्लूडेड है बिजनेस में. सो व्हाट आई एम पुटिंग एम्फेसिस ऑन कि ये जो डेफिनेशन है बिजनेस का, इसमें ये जो दो लाइनें क्लॉज बी एंड क्लॉज सी आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारा बिजनेस का जो स्कोप है वो कितना वाइड हो सकता है, राइट? हमारा जो बिजनेस का स्कोप है वो कितना वाइड हो सकता है, राइट? सो अभी तक हमने टिल नाउ इन 20 मिनट्स व्हाट वी हैव सीन, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए हमने दो डेफिनेशन पढ़े हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें बताया गया कि आईटीसी और क्रेडिट इज अ राइट एंड नॉट अ कंसेशन गिवन टू अस. So there's a difference between right versus concession. Next, there's a difference. There is a sense of independency among input service, and capital goods. Just to connect you, if you have any of us have filed GST 9, उसमें जो टेबल 6 है जिसमें क्रेडिट की डिटेल्स डालते हैं, उसमें इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स की तीनों की अलग से वो सेग्रीगेशन मांगता है, राइट? और अगर आप अभी रिफंड्स में, आई एम जस्ट कनेक्टिंग, आई विल आल्सो कनेक्ट व्हेन दैट रेस्पेक्टिव टॉपिक इज डिस्कस्ड. तो अगर आप रिफंड्स के बारे में सोचो तो अभी रिसेंटली 3rd of April को जो अमेंडमेंट्स आए थे
उसमें ये बोला गया था कि जब आप रिफंड फाइल करो तो हमें एचएसएन और एसएससी कोड दो, कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये आपका इनपुट है, कैपिटल गुड्स है, इनपुट सर्विस है, right? So now input versus capital goods versus input service, this dissection is very, very important in all the parameters, in all the parameters. So we have discussed the importance and independence of input service and capital goods. Next, we have discussed what is the importance of business or in the course of furtherance of business. So इतनी सी बात करके अगर आपने ये समझे कि आईटीसी हमारा राइट है, आईटीसी हमें मिल सकता था इनपुट पे, इनपुट सर्विस पे, कैपिटल गुड्स पे, और हम बिजनेस में यूज करें, इन दी कोर्स में यूज करें या फर्दरेंस में यूज करें, हम बिजनेस में यूज करें तो हमें क्रेडिट मिल जाएगा। बिजनेस का वाइड स्कोप हम इस जजमेंट से एस्टिमेट कर सकते हैं कि द स्कोप, द विथ of the business terminology is very huge, is very huge. Coca-Cola being a company not selling beverages but might be allowed to take the credit of the expense of on account of advertisement for a soft drink which he never sells, which he never sells, right? That also comes in the ambit of business. आगे बढ़ते हैं। What is input tax credit? Section 2 subsection 63 talks about that. वो खाली ये बोलता है कि credit of input tax is input tax credit, खत्म। Section 2 subsection 63 बोलता है कि credit of input tax is input tax credit. And what does input tax is? Section 262 बोलता है input tax means IGST, CGST, SGST, UTGST charged on any supply of goods and service and reverse charge. तो आप जो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर रहे हो वो भी क्रेडिट में आ जाए, क्रेडिट माना जाएगा। और आप जो टैक्स पे कर रहे हो इन द नेम ऑफ ICS और UTGST चार्ज्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। सिंपल भाषा, हम जो टैक्स चार्ज हुआ है हम पेमेंट कर रहे हैं, या फिर जो रिवर्स चार्ज में हम टैक्स चार्ज हुआ है वो पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप यहां पर जो मैंने वर्ड हाईलाइट किया है दैट इज चार्ज्ड ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, चार्ज्ड ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। अपना आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 ये क्या बोलता है? every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed in the manner specified in 49 talks about payment, right? 49 talks। मैं अभी एक बार ना चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं बिकॉज अभी आप रिसेप्टिव मोड में रहेंगे तो बढ़िया रहेगा, राइट? वी विल डिस्कस दी क्वेश्चंस इन लेंथ, अभी अपने नहीं करते अदरवाइज पूरा फ्लो ब्रेक हो जाएगा, राइट? So every registered person shall subject to such conditions and restrictions as may be prescribed and in manner specified in section 49, that is payment, be entitled to take the credit। ये सेक्शन बोल रहा है कि जो भी कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन मैं बताऊंगा उसके तहत आपको क्रेडिट मिलेगी। किसकी मिलेगी? इनपुट टैक्स चार्ज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, input tax charged on supply of goods or service or both to him which are used or intended to be used। I have discussed earlier, I will repeat again, used, मैं प्रिंटर लाया अपने ऑफिस में, मैंने यूज कर लिया। और intended to be used, मैंने प्रिंटर लाया और मैं यूज करूंगा, मैंने किया नहीं है, मैं 3 महीने बाद भी यूज कर सकता हूँ, पर मेरे हाथ में आज बिल है, मैं यूज कर लिया, I can take the credit। Used or intended to be used in the course or furtherance, मैं गया बॉम्बे, डील क्लोज कर लिया, in the course or furtherance, मैं गया बॉम्बे, डील क्लोज नहीं हो पाया, but I went for the perspective of my business to furtherance, and the said amount shall be credited to the electronic credit ledger of such person। तो ये बताया गया है कि उसको क्रेडिट मिलेगा, उसको क्रेडिट किसका मिलेगा? ऑन द इनपुट टैक्स,
जो चार्ज हुआ होगा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू हिम, जो वो सप्लाई को यूज किया होगा और इंटेंशन है यूज करने का इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इसको मैं बहुत आस्ते आस्ते बता रहा हूं बिकॉज नाउ आई विल मल्टीप्लाई दिस विद स्मॉल थॉट प्रोसेस। The thought process is very recently, which we have discussed also, there is a confusion कि डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पे रिवर्स चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। टिल नाउ वी ऑल हैव अ ओपिनियन, हाँ लगेगा, अगर सेटिंग फीस वगैरह है तो। नहीं लगेगा अगर नॉर्मल रेम्यूनरेशन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सैलरी जा रहा है तो नहीं लगेगा। आई गेस मेजोरिटी ऑफ अस हैव दिस ओपिनियन, पर अगर डिटेल स्टडी करना चाहे तो बहुत बहुत कुछ निकलेगा, आई एम श्योर। बहुत जन ने ये व्यू लिया कि भाई तुमने बोल दिया, मैं मान लिया कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सैलरी पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। यू कंफर्म, आई एग्री, बट conservatively I am choosing, it's a opinion of mine, right? It's all opinion of mine. I am choosing कि मैं उस 10,000 रुपए जो मैं डायरेक्टर को सैलरी देता हूं उस पे 18% जीएसटी रिवर्स चार्ज में जबरदस्ती पेमेंट कर दूं और क्रेडिट ले लूं। सो व्हाट आई एम गोइंग ऑन अ सेफ साइड कि भाई कंफ्यूजन है, दो एडवांस रूलिंग आया, दोनों एडवांस रूलिंग में अलग अलग बात किया गया कि there would be a reverse charge application on director's remuneration or not. In my company, I and my wife are the directors of the company. We take salary normal, we are executive directors. Logically, we, as for my opinion again, we are not supposed to pay tax on reverse charge on the director's remuneration. But कंजर्वेटिवली डर के हमको कोई बोला कि भैया आप टैक्स पेमेंट कर दो, रिवर्स चार्ज में आप क्रेडिट ले लेना, आपका क्या जाएगा, और हमने कर दिया। तो फ्रेंड्स, माय ओपिनियन आई एम पुटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आईटीसी अवेलेबल ऑफ टैक्स चार्ज्ड, नॉट अमाउंट पेड। इसका मतलब क्या है? 3 साल बाद आके ऑफिसर आपको बोलेगा कि सर आप जो पेमेंट कर रहे हो ना वो आपको करना ही नहीं था। There was no liability of charging tax on this because this was a Schedule 3 item, neither a supply of goods nor supply of service. So जो आप रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किए जा रहे हो on director's remuneration, that is a excess amount paid, and that was never a tax charge. So आप एक्सेस पेमेंट कियो, आप रिफंड क्लेम करो, आई एम नॉट बॉदर्ड। आई एम एज अ ऑफिसर गोइंग टू क्वेश्चन यू कि आपने क्रेडिट ले लिया इसका। सो नाउ आई विल कम एंड डिमांड दैट क्रेडिट, माइट बी विद इंटरेस्ट, माइट बी विद पेनल्टी। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस स्लाइड में जाते हैं, इसलिए मैंने बार बार हाईलाइट किया टैक्स चार्ज्ड ऑन, राइट? एंड देयर इज अ डिफरेंस इन टैक्स चार्ज्ड एंड अमाउंट पेड, right? That's a humble submission for a word wise analysis we can have. Okay, हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को सेट ऑफ कैसे करते हैं? सो इट्स अ सिस्टम ऑफ सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड्स टू इंटरस्टेट सप्लाई। इसका मतलब मैं हिंदी में बताऊं, आपके पास आईजीएसटी की क्रेडिट है, वो आप ले जाओ, पहले आईजीएसटी की लाइबिलिटी को सेट ऑफ करो, फिर कुछ बचता है तो सी और एस में बात करेंगे। सिमिलरली सीजीएसटी की क्रेडिट है, उसको पहले ले जाओ सीजीएसटी के पास, आप सीजीएसटी सेट ऑफ कर लो, फिर कुछ बचता है तो अपने आईजीएसटी के पास जाएंगे। वी कैन नॉट गो विद द क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी टू एसजीएसटी लाइबिलिटी। पैरेलली एसजीएसटी की क्रेडिट है, आप लेके जाओ पहले एसजीएसटी की लाइबिलिटी के पास, वो खत्म कर लो, फिर कुछ बचता है, देन वी कैन अगेन गो टू आईजीएसटी, राइट फ्रेंड्स? There is an amendment on 29th of March 2019. I am explaining what was happening before the amendment and what is happening post amendment, और इसका फायदा क्या हो रहा है। सो लॉजिक वही है कि आप आईजीएसटी की क्रेडिट ले रहे हो, लेट्स से आपके पास 10 लाख रुपए आईजीएसटी क्रेडिट है, आपने वो उठाया,
और आप आईजीएसटी की लायबिलिटी के पास गए और पूछा कि भाई तुमको कितना पेमेंट करना है, आईजीएसटी की लायबिलिटी ने बोला मुझे 5 लाख रुपया पेमेंट करना है, तो आपने 10 लाख से 5 लाख पे ऑफ कर दिया. Now, after this payment of 5 lakh to IGST, you are in a scenario that you might have a balance of IGST 5 lakhs, CGST 5 lakhs, SGST 5 lakhs. So the government says, first, square off the entire credit of IGST. First, square off the entire credit of IGST. सो वो बोलता है कि अब आईजीएसटी को पहले खत्म करो. अब अमेंडमेंट के पहले, दैट इज 29 मार्च के पहले, इट वाज कि आपको आईजीएसटी क्रेडिट जो रिमेनिंग है वो ले जाना पड़ेगा पहले सीजीएसटी के लायबिलिटी के पास. उसके बाद ही अगर आप बचता है कुछ तो आप ले जा सकते हो एसजीएसटी की लायबिलिटी के पास. पोस्ट दिस अमेंडमेंट व्हाट इज देयर इज, first you go to IGST liability, you pay off 5 lakh rupees. The remaining 5 lakh rupees you are free to use in any fashion. आप पूरा पूरी एसजीएसटी में यूज कर सकते हो, आप पूरा पूरी सीजीएसटी में यूज कर सकते हो, आप कोई भी रेशियो में दोनों में डिवाइड कर सकते हो. बट कंडीशन इज आपको आईजीएसटी की क्रेडिट पहले यूज करनी पड़ेगी बिफोर टचिंग सीजीएसटी और एसजीएसटी क्रेडिट. दैट्स इट. अब इसका फायदा क्या हुआ फ्रेंड्स? का फायदा ये हुआ कि बहुत सारे कंपनीज हैं जिनका अननेसेसरी सीजीएसटी में क्रेडिट लेजर बैलेंस जमा हो जा रहा था एंड एसजीएसटी में पेमेंट आया जा रहा था. बिकॉज आईजीएसटी फर्स्ट, आईजीएसटी के बाद सीजीएसटी में सेट ऑफ करना था. हमारे पास सीजीएसटी एसजीएसटी का बैलेंस हमेशा इक्वल हुआ करता था. तो एसजीएसटी हम सेट ऑफ कर रहे हैं, बाद बाकी कैश पेमेंट कर रहे हैं. क्योंकि आईजीएसटी का हमारा सेट ऑफ हो जा रहा है तो वी आर हैविंग सीजीएसटी बैलेंस एक्स्ट्रा, राइट? सो वर्किंग कैपिटल बहुत लिक्विडेट अच्छी तरीके से हो गया बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट. तो अ थिंग व्हिच वाज अमेंडेड ऑन 29 मार्च, बट इन जीएसटी पोर्टल दिस वाज एप्लीकेबल फ्रॉम जून 2019 से ये जीएसटी पोर्टल में फंक्शन होना चालू हुआ. सो फ्रॉम जून 19 इन दी पोर्टल we are setting off all your liabilities in this fashion only, right? So it's a very important and welcome amendment happened. Conditions for availment of ITC by a registered taxable person, right? What are the conditions? बहुत ठीक से करते हैं इसको. मैं ऑफिसर हूं, मैं आपसे आके पूछ रहा हूं कि आपने जो क्रेडिट लिया है वो क्रेडिट जो आपने लिया है उसका प्रूफ तो दीजिए कि वो सही क्रेडिट है या नहीं. So you are saying me, boss, I am having a tax paying document. So a tax invoice or a debit note issued by a registered supplier or other prescribed tax paying document, you should have a tax paying document mandatorily. Original one, please, original. Second, goods and or service have been received. आपको वो goods या service मिला होगा. अच्छा, ये point अच्छा point है. For example, लेट्स से कोविड-19 नहीं है, लेट्स से वी ऑल आर गुड. आज 30 मई है, 1 जून आई एम फ्लाइंग टू दिल्ली. आई कॉल्ड माय एजेंट इन द मॉर्निंग एंड सेड आई नीड अ टिकट फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली ऑफ 1st of June and return ticket of 2nd of June from Delhi to Kolkata. My query to all the participants is, वो मुझे इनवॉइस आज के दिन में बना के दे देगा, मैं अपने बुक्स में एंट्री कर लूंगा, उसको पेमेंट भी आज ही कर दूंगा. विल आई गेट द क्रेडिट ऑफ दिस ट्रैवल एक्सपेंसेस इन द मंथ ऑफ मई और इन द मंथ ऑफ जून? मुझे इस ट्रैवल की क्रेडिट मई मंथ में मिलेगी या जून मंथ में मिलेगी? Okay. Let's understand. Travel industry is bit complex. Exactly. That is what I was asking. Don't think or confuse the time of taking the credit with time of supply.
The supplier's time of supply could be May. You are only eligible to take the credit when all the condition of this slide 16 subsection 2 is fulfilled. इसमें क्या बोला है? आपके पास टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए. यस सर, मेरे पास टैक्स इनवॉइस है. सर टैक्स इनवॉइस अगर है सो नहीं नहीं, आपके पास टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए, ठीक है, टैक्स इनवॉइस है. क्या आपने सर्विस ले लिया? हैव यू रिसीव द सर्विस? सर आई हैव रिसीव द सर्विस ऑफ द एजेंट. एजेंट ने मेरे बिहाफ में टिकट बुक कर दिया. ओके, आप एजेंट का क्रेडिट ले लो. आपको जो एयरलाइन इनवॉइस देगी आज के डेट में, उस एयरलाइंस में के इनवॉइस में जो क्रेडिट होगा, यू कैन नॉट क्लेम दैट क्रेडिट इन द मंथ ऑफ मे. एयर इंडिया जो हमें जीएसटी नंबर लेके हमारा जो क्रेडिट देता है, हमें जो इनवॉइस हमारे मेल में भेजता है, उसका क्रेडिट हमें जून के महीने में मिलेगा, बिकॉज वी आर रिसीविंग द गुड्स और द सर्विस इन द मंथ ऑफ जून. We are not eligible to take the credit today. I'm extending this example. Let's say ITC Limited, cigarettes division, ITD, यहाँ कोलकाता हेड ऑफिस से बिहार माल भेजता है. सेम पैन नंबर, डिफरेंट जीएसटी नंबर, डिस्टिंक्ट पर्सन. अपने जीएसटी वन में वो आज दिखाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई उसका आज होगा. 3 दिन लग गया माल पहुंचने में, 2 तारीख को उसके माल पहुंचेगा. वो क्रेडिट कब लेगा? आईटीसी कोलकाता टाइम ऑफ सप्लाई इज इन मे, उसको आज पेमेंट करना है, बट क्रेडिट आईटीसी बिहार को जून के महीने में मिलेगा. एग्जैक्टली जून के महीने में मिलेगा, जब उसका गुड्स रिसीव्ड होगा. सो फ्रेंड्स, व्हाट आई एम पुटिंग इट इज, आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द क्लास लाइक दिस कि आज अपने बेसिक प्रोविजन बात करेंगे, कल अपने इश्यूज पे बात करेंगे. दिस इज अ वेरी वाइटल इशू. ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट रीसेंट जजमेंट एंड रीसेंट केस लॉज आप पढ़ोगे, सो यू विल कम टू अ फैक्ट दैट प्रूविंग proof of receipt is a very important thing, and the onus is on the recipient. रिसिपिएंट को प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया हमने एक्चुअल में गुड्स या सर्विस रिसीव किया है. कैसे होगा आई डोंट नो, विल डिस्कस टुमारो, बट ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? Moving to third point, tax actually paid by the supplier through credit ledger, through cash ledger. I am not bothered, but supplier को genuinely tax पे करना पड़ेगा. Now again a issue. आपको मैंने माल बेचा 100 रुपया प्लस 18 रुपया जीएसटी. जीएसटी वन में मैंने दिखा दिया 100 रुपया प्लस 18 रुपया जीएसटी. आपके 2A में आ गया. मैंने यहां पर अगर 60 है तो मैंने 60 आदमी को 1000 रुपया प्लस जीएसटी में माल बेच दिया, और मैंने अपने जीएसटी 3B में सिर्फ दिखाया 1000 रुपया, 18% जीएसटी, 180 रुपया टैक्स का पेमेंट. तो जीएसटी वन में मेरी 60 एंट्रीज है, 1000 प्लस जीएसटी. आप सबके जीएसटी 2A में एंट्री हो गया, मेरे जीएसटी 3B में सिर्फ एक एंट्री है 1000, जीएसटी पेमेंट 180 रुपीज. मैंने आपको जीएसटी 2 आपके पास जा चुका है, और मैंने अपनी 3B की कॉपी भी शेयर कर दी. क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि टैक्स एक्चुअली पेड बाय द सप्लायर? हैव द सप्लायर एक्चुअली पेड द टैक्स? नो. सो आर यू एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट? प्राइमा फेसी नो. हाउ विल you know that is an issue? How will you know that is an issue? But prima facie आप क्रेडिट नहीं, आप एलिजिबल ही नहीं हो. And last point, you and me, supplier and the recipient, both have to file the returns as per GSTR, as per section 39. तो जो आइडियली GSTR 3 बोलता है, जो नहीं है तो सेक्शन रूल 61 सब रूल 5 के अकॉर्डिंग हम GSTR 3 भी भर रहे हैं इन द ली ऑफ GSTR 3. तो 4 कंडीशन से बेसिकली अपने समझे, अगर आपके पास टैक्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपको गुड्स या सर्विस एक्चुअली मिला हुआ हो, आपने आपके सप्लायर ने टैक्स पेमेंट कर दिया हो, और दोनों पार्टी सप्लायर और रिसिपेंट ने रिटर्न भरा हो. तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के पहले प्लीज वापस समझ लें all that things which we have discussed and this 4 conditions, right? Important. आगे बढ़ते हैं. जो अपने बात किए थे टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट,
वो अपने बात हो गया. द टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट शुड कंटेन ऑल द पर्टिकुलर्स प्रेस्क्राइब अंडर द इनवॉइस रूल्स. तो जो अपने सेक्शन 31 टैक्स इनवॉइस का पढ़े थे, इसमें बता रहा है कि वो सारे रूल्स के वो जितने भी जीएसटी नंबर, नेम, एड्रेस जितने भी थे, वो सब के सब उस टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट में होना मैंडेटरी है, राइट? अदरवाइज क्रेडिट कैन बी डिनाइड. Otherwise, credit can be denied. Second condition, goods shall be received or the service shall be received. There was an amendment on 1st of February 2019 कि पहले था कि गुड्स एंड सर्विस, अब उन्होंने गुड्स एंड सर्विस के बारे में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है. ये लैंग्वेज क्यों चेंज हुआ मैं वो समझाता हूँ, और बाद बाकी इंग्लिश है. बिल टू शिप टू मॉडल, मैंने आपको बिल किया और माल रिसीव आपके बिहाफ में कर लिया किसी ने. लेट्स से आप गोवा में बैठे हुए हो, मैं कोलकाता में हूं, आपने मुझे फोन किया, अभिषेक काइंडली सेंड द गुड्स टू अमृतसर. तो मैंने बिल किया गोवा में, मैंने शिप किया अमृतसर में. क्या आपको एक्चुअली गुड्स मिला? नहीं मिला. बट क्या आपको क्रेडिट मिलेगा? हाँ मिलेगा. ये कहां लिखा हुआ है? ये अमेंडमेंट में लिखा हुआ है कि अगर आपके कहने पे मैंने अमृतसर वाले को माल पहुंचा दिया, इट इज डीम्ड कि आपको माल मिल गया है, आप क्रेडिट ले सकते हो, राइट? मैं आपको खाली मल्टीप्लाई करा रहा हूं. प्लीज गो एंड रेफर द डेफिनेशन ऑफ रिसिपिएंट, राइट? तो वहां पर लिखा हुआ है कि जहां कंसिडरेशन पेएबल है तो जो कंसिडरेशन पे कर रहा है, अदरवाइज जो उसके बिहाफ में रिसीव कर रहा है, राइट? सो इन केस ऑफ गुड्स, where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person acting or as an agent or otherwise, it shall deemed that the registered person has received the goods, right? आगे बढ़ते हैं. In case of services, where the services are provided by the supplier to any person on the direction similar, आपने मुझे, आपका गोवा में हेड ऑफिस है, आपने मुझे बोला कि अभिषेक आई नीड अ स्टॉक ऑडिट इन अमृतसर, राइट? पीओ मेरे को आपके यहां से आया, मैं बिल आपको करने के लिए बाउंड हूं, अपने पीओएस में डिस्कस करेंगे इसको. एंड पर मैंने सर्विस कहां डिलीवर की? मैंने अमृतसर में की. इट इज डीम्ड कि आपको गोवा में सर्विस मिल गया है. आगे बढ़ते हैं. आगे, in case of goods received in lots installments, ITC on only on receipt of last lot or last installment. समझते हैं इसको. सो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल अभिषेक अग्रवाल ने आपने अभिषेक अग्रवाल को एक पीओ दिया. उस पीओ में लिखा हुआ था कि यू नीड 50,000 डेनिम, 50,000 जीन्स फ्रॉम मी. आई सेड सर इट वोंट बी पॉसिबल फॉर मी टू डिलीवर 50,000 एट वन गो, बिकॉज मेरी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है और जो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो ऑन एन एवरेज 5,000 जीन्स का ही है. सो मैं 10 लॉट में आपको जीन्स भेज दूंगा. आप बोले ओके अभिषेक, नो इश्यू, तुम वैसे कर लो. क्योंकि पीओ 50,000 डेनिम का एक साथ आया हुआ है मेरे पास, आई एम सपोज टू इनवॉइस फॉर 50,000 डेनिम्स एट वन गो. आई एम सपोज टू इनवॉइस. अपने अगर याद हो, इसको सेक्शन 31 में डिस्कस किए थे, रूल 55 में, राइट? रूल 55 में. सो आई एम कनेक्टिंग दैट रूल 55 विद द इनपुट टैक्स क्रेडिट. वो था ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ सप्लायर, ये अपने बात कर रहे फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ द रिसिपिएंट. So today you have given me a PO. I am supposedly to should issue an invoice of entire 50,000 denim. अब मैं हर डेनिम के साथ, जैसे रूल 50 में बात किए थे, हर 5,000 डेनिम का जो लॉट जा रहा है उसके साथ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी ऑफ दिस इनवॉइस, डिलीवरी चलान, ई वे बिल के संग माल भेजूंगा. जिस दिन लास्ट लॉट 58,000 डेनिम आपके पास जाएगा, उस दिन मैं आपको ओरिजिनल इनवॉइस भेजूंगा. एंड यू विल गेट द क्रेडिट ओनली ऑन रिसीट ऑफ द लास्ट लॉट एंड ओरिजिनल इनवॉइस फ्रॉम द सप्लायर. फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, इस प्रोसेस में 6 महीना भी लग सकता है, इस प्रोसेस में 2 महीना भी लग सकता है. सो गवर्नमेंट को पहला लॉट निकलने के पहले टाइम ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग इनवॉइस बन गया पूरे पे, गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाएगा. रिसिपिएंट को क्रेडिट कब मिलेगा? जब लास्ट लॉट उसके पास गया हो विथ ओरिजिनल इनवॉइस, राइट? तो दिस इज इन द केस ऑफ
supply in case of lot and installment. So there our role comes into a picture. We should guide our clients how to, draft a PO or how to place an order so that this working capital crunch cannot be there. आगे बढ़ते हैं. Very important point. If consideration plus tax not paid to the supplier within 180 days from the date of the invoice, you have to reverse the credit. You have to reverse the credit and pay the interest also on that. Let's discuss this. ये क्या बोल रहा है? 30 मई 2020 अभिषेक ने आपको ट्रेनिंग फीस बोल के एक आपके कॉर्पोरेट को, आपकी कंपनी को इनवॉइस छोड़ दिया. 180 दिन हो गए, आपने अभिषेक को पेमेंट नहीं किया. अभिषेक बोला, बॉस कोविड चल रहा है, ठीक है, आई एम गिविंग यू अ डिस्काउंट और क्रेडिट पीरियड ऑफ 270 डेज. अभिषेक अपने इनवॉइस पे लिख के दे रहा है कि आई एम गिविंग यू अ क्रेडिट ऑफ 270 डेज. आपने अभिषेक के अकॉर्ड, क्योंकि आपका उसका बात हो गया था, तो आपने 278 डे में पेमेंट कर दिया. क्या तब भी आपको क्रेडिट रिवर्स करना है? आई वुड लाइक पार्टिसिपेंट टू आंसर. माय क्वेरी इज, मुझे पता है कि 180 दिन में रिवर्स करना है, बट सप्लायर ने लिख दिया कि भैया 270 डेज में पेमेंट कर दो, उसके बाद भी क्या मुझे क्रेडिट रिवर्स करना है? यस, हमें उस तभी भी क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा इफ वी आर नॉट पेइंग विद इन 180 डेज. नाउ आई एम एक्सटेंडिंग यू टू द इश्यूज, राइट? बहुत मजेदार है. अभी अपने 180 डेज वाला क्लॉज में वापस आ रहे हैं. 2-3 रूल्स खाली कवर करते हैं सो दैट वी कैन कनेक्ट दैट दिस आल्सो व्हेन वी डिस्कस दैट. सो रूल 36 सब क्या बात करता है? डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, टैक्स इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर अंडर 9394 जो सेल्फ इनवॉइस में बनाते हैं वो, डेबिट नोट, बिल ऑफ एंट्री एंड आईएसडी इनवॉइस और क्रेडिट नोट जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इशू करता है. दिस आर कमिंग एज द 16(2) जो फर्स्ट कंडीशन है कि टैक्स प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट होनी चाहिए हमारे पास. तो क्या क्या डॉक्यूमेंट हो सकता है वो ये बता रहा है. 36 सब रूल 1. आगे बढ़े. 36 सब रूल 2 क्या बता रहा है? ये इंपॉर्टेंट है. अगर आप मेरे संग टैक्स इनवॉइस वाले सेशन में थे तो आपने देखा होगा कि मैंने 16 पैरामीटर बताया था. उसमें लिखा हुआ है कि जीएसटी नंबर, एचएसएन कोड, डेट ऑफ द इनवॉइस, प्लेस ऑफ सप्लाई, सब कुछ होना चाहिए. ये हुआ तो ही आपको क्रेडिट मिलेगा. अब रूल 36 सब रूल 2 क्या बोलता है? प्रोवाइजो है इसका. वो क्या बोलता है? इफ द डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेन all that specified particulars but contains detail of what amount of tax charged, description of the goods, total value of supply, GST of both supplier and recipient, and the place of supply in case of interstate supplies, ITC may be availed by that person. So issuance of invoice in that parameter was binded on the supplier. अगर सप्लायर उस अकॉर्डिंग उस रूल्स के अकॉर्डिंग इनवॉइस इशू नहीं करता है तो वो कॉन्ट्रावेंट करता है लॉ को, प्रोविजंस को. उस पे इंटरेस्ट या पेनल्टी या जो भी चिट्ठी जाएगी 10,000 की वो जा सकती है. रिसिपिएंट के लिए बोला गया है कि माइट भी आपके जो वेंडर्स है वो इतने एडुकेटेड नहीं हो या कोई भी इशू हो तो आपको वो 16 पैरामीटर होना मैंडेट नहीं है. यू मे गो एंड टेक द क्रेडिट इफ ऑल दिस 5 कंडीशंस आर अवेलेबल. दैट इज अमाउंट मिल गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस मिल गया, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई मिल गया, जीएसटी इन बोथ द पार्टीज का मिल गया, एंड पीओएस रहना जरूरी इफ देयर इज अ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स. दिस वाज आल्सो अमेंडेड and from effective 4th of September 2018 it is there. Okay. No ITC shall be availed by a registered person in respect of tax paid in pursuance of, very important, fraud, any order where a demand has been confirmed on account of fraud, willful misstatement, suppression of any facts. Friends, please understand, अगर आपने कोई क्रेडिट, आपने कोई टैक्स का पेमेंट किया रिवर्स चार्ज में और आपने क्रेडिट ले लिया
ओके, अगर मैंने बताया कि सर देखिए देयर इज सप्रेशन ऑफ फैक्ट, मैंने बताया कि सर देखिए यू आर इट्स अ मिस इज अ विलफुल मिसस्टेटमेंट, आपने नहीं दिखाया था, आपने गलत स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टैक्स का पेमेंट किया है, या फिर आपने कुछ फ्रॉड किया है जो मैंने डिटेक्ट कर लिया, तब भी आपको रिवर्स चार्ज या टैक्स पे करना पड़ेगा एंड आपको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपके यहाँ सर्च होता है एंड सेक्शन 74 में अपने ले जाते हैं, अपने जब एजुडिकेशन करेंगे तब समझेंगे डिफरेंस ऑफ 73 एंड 74। तो समझने के लिए समझते खाली 73 74 इज फ्रॉड। तो 74 के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बोलता हूँ टैक्स पे करना है आपको 74 के तहत, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, राइट। ओके, रूल 36 सब रूल 4 ये क्या बात करता है? रूल 36 सब रूल 4 ये बात करता है कि इट वाज इंसर्टेड बाय नोटिफिकेशन 49 में 19 9 अक्टूबर 2019 में। उस टाइम में इन्होंने कहा था कि आपके जीएसटीआर 2A में जितने भी इनवॉइसेस है उसमें से आइडेंटिफाई करिए कितनी एलिजिबल इनवॉइसेस है, क्रेडिट कितनी एलिजिबल क्रेडिट है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 इनवॉइस है, हर इनवॉइस में ₹1 क्रेडिट है, तो 100 इनवॉइस में आई एम ओनली एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट ऑफ ₹80। अब उन्होंने 9 अक्टूबर को बोला था कि ₹80 का और 20% जोड़ लीजिए, दैट इज ₹16। So whatever the amount is there in your books of accounts, we are not bothered. You can only take the credit maximum of 80 plus 20%, that is 16 equals to ₹96. Subsequently, in the month of first, in the month of January 2020, उन्होंने इस 20% को कम करके 10% कर दिया। तो वो बोले कि आपका ₹80 है, आपको सिर्फ क्रेडिट मिलेगा मैक्सिमम टिल ₹88। आपके बुक्स में ₹200 होगा, वी आर नॉट बॉदर्ड। 80 प्लस ₹8 दैट इज ₹88 का क्रेडिट आपको खाली मिल सकता है, राइट। रूल 36 सब रूल 4 यही बोलता है। इश्यूज बहुत है इसमें, तो वी विल डिस्कस डेफिनेटली इन फ्यूचर स्लाइड्स। सो इसमें क्या बताया गया है कि द restriction of 20% subsequent 10% of eligible ITC is not applicable on किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड गुड्स। जो आप इंपोर्ट कर रहे हो गुड्स एंड सर्विस पे, वो क्योंकि जीएसटीआर 2 में आता भी नहीं है, तो वो पूरी क्रेडिट आप ले सकते हो। जीएसटीआर 3B में इफ यू रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंट टेबल ऑल टुगेदर फॉर इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ITC on which GST pay was paid under RCM, आप रिवर्स चार्ज में पेमेंट कर रहे हो, आप क्रेडिट आराम से ले लो, यू आर नॉट फॉलोइंग इन द ट्रैप ऑफ दिस रूल। ITC और ISD इनवॉइसेस, अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आपकी की कंपनी का वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो यू कैन टेक द क्रेडिट विद नो वरीज। ओनली ऑन ITC इन विच वुड बी रिफ्लेक्टेड इन GSTR 2A दिस restriction would apply. Applicable only on invoices or debit notes on which ITC is availed after 9th of October. The restriction is not supplier wise. तो ऐसा नहीं है कि अभिषेक ने आपको टोटल 1 लाख का इनवॉइस दिखाया है और अभिषेक ने पर आपको 10 लाख का माल बेचा था, वैसा नहीं है। इट इज इन टोटलिटी, टोटल। तो ये बहुत वैराइटीज ऑफ इश्यूज को क्रिएट कर रहा है। माइट बी अभिषेक इज अ क्वार्टरली GST फाइलर, so you might have to wait for 3-4 months कि अभिषेक जब भरेगा अपने क्वार्टर रिटर्न्स में तब मेरे बुक्स में आएगा, मेरे 2A में आएगा। तो yes, this is a issue 36(4) challenged in almost all the high courts. Just to illustrate, आपके बुक्स में 10 लाख रुपया है, 2A में 8.5 लाख रुपया है। मैंने 10% का एग्जांपल लिया बिकॉज आज 10% है। सो आप 8.5 लाख का 10% दैट इज 1.7 लाख रुपीस और 1.5 लाख विच एवर इज लोअर। तो क्लेम इन द करेंट इज 10 लाख, वाई 1.5 लाख विच इज लोअर इज 10 लाख माइनस 8.5 लाख इज 1.5 लाख। तो 1.5 लाख और 10% विच एवर इज लोअर, तो आप मैक्सिमम 10 लाख का 10 लाख ही ले सकते हो, राइट। तो बैलेंस क्लेम इज 0। फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, ये कैलकुलेशन आपको अक्टूबर 19 से अभी तक चलानी पड़ेगी। अभी क्या एज ऑन डेट क्या स्टेटस है? कोविड-19 के चक्कर में 3 अप्रैल को गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया इसमें और बोला है कि फरवरी 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक
जो भी आपका ये जो रिकंसिलिएशन हो रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड जीएसटी 2A, उसको आप मत करें विद द फैक्ट कि कोविड-19 है, हो सकता है कि ओके, राइट सर, राइट सर, देयर इज अ मिस्टेक इन माय पार्ट। 8.5 लाख का 10% 0.85 होता है। मैंने सर मैंने चेंज कर दिया 10%, बट 20% का कैलकुलेशन चल रहा है। 20% करेंगे तो शायद वो आएगा करीब करीब 1.6 आता है। सो apology on my part, but I guess you got the concept, right? I guess you got the concept. तो अपने कंटिन्यू करें। कहाँ थे हम? हाँ, कोविड-19 में हो सकता है कि आपके वेंडर्स के जो अकाउंटेंट है वो नहीं आ रहे होंगे, तो उनका जीएसटी 1 टाइमली नहीं भरा जा रहा होगा। सो क्योंकि वो जीएसटी 1 नहीं भर पा रहे होंगे, तो आपके जीएसटी 2A में करेक्टली नहीं आ रहा होगा। सो गवर्नमेंट गिव रिलैक्सेशन कि फरवरी 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेट्स से 1000 इनवॉइस आ रहे हैं। आप अपने जीएसटी 2A को रिकंसाइल करो जब आप सितंबर का रिटर्न भर रहे हो, फरवरी 2020 से अगस्त 2020 तक। Check your 2A, compare your GSTR 2A with your books of accounts from February 2020 to August 2020 at the time of filing return for the month of September 2020. अभी रूल 36 सब रूल 4 का ये स्टेट है, ये स्टेटस है, राइट? तो करेंटली इट इज नॉट बारिंग ऑन अस। आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू 180 डेज क्लॉज, जो अपने 3-4 स्लाइड पहले छोड़े थे, राइट? सो व्हाट इट इज? रिवर्सल ऑफ आईटीसी एंड नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। फ्रेंड्स, अभी मैं 2-3 वर्ड पे बहुत जोर दूंगा, आप प्लीज समझना, राइट? सपोज पेमेंट इज मेड नॉट एज इनवॉइस वाइज, पेड ऑन अकाउंट and got cash discount on later invoices without paying 180 days or more old invoices. Okay, so ma'am, to answer you, कोई दिक्कत नहीं है, रिवर्सल का दरकार नहीं है। If you can refer West Bengal Advance suing Senco Gold, same case, on account पेमेंट हो रहा था एंड कुछ और जर्नल एंट्री था, वो सेटअप हो गया, सो आईटीसी रिवर्सल नॉट रिक्वायर्ड, राइट? Coming to the slide, a registered person who has availed ITC, okay, please focus, fails to pay. What do you mean by fails to pay? If I am paying you after 180 days, have I failed to pay you? I have not failed to pay. I might pay. I might be having some dispute, इसलिए मैंने पेमेंट नहीं किया। What is fails to pay? So the judgments have given lot of emphasis on the word fails to pay. The value of supply along with tax payable thereon within a period of 180 days from the date of issue of invoice, right? सर सेक्शन में इतना ही लिखा हुआ है, रूल में कहानी और डाला हुआ है, या क्लेरिफिकेशन और डाला हुआ है कि द अमाउंट ऑफ आईटीसी प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू नॉट पेड शैल बी एडेड। इसका मतलब है 1000 रुपया प्लस 180 रुपया जीएसटी का बिल गया आपके पास, आपने 500 रुपया प्लस 90 रुपया जीएसटी मुझे पेमेंट कर दिया, आपने 500 रुपया प्लस 90 अभी तक मुझे पेमेंट नहीं किया है, तो आपको 500 रुपया का 90 रुपया जो है उसी पे 90 रुपया रिवर्स करना है। ये बात सेक्शन में लिखी हुई नहीं थी, रूल में इन्होंने क्लैरिफाई की है। एंड दे हैव आल्सो सेड टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। इस इंटरेस्ट पे अपने बहुत डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं, अपने इस पे डिस्कशन करेंगे जब अपने इंटरेस्ट पढ़ेंगे सेक्शन 50। खाली बता दूं जब अपने कनेक्ट कर पाए, एक प्रोवाइजो यहाँ इंसर्ट हो गया है सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में, और बोला है कि अगर आपने क्रेडिट लिया था और आपने यूज ही नहीं किया उसको, आपका तब से लेकर आज तक उतना क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है, यू आर नॉट सपोज टू पे इंटरेस्ट, क्योंकि आपने इसको यूज नहीं किया, आपने खाली अवेल किया है। We'll discuss this further when we discuss section 50. The time limit of payment of 180 days shall not apply in re-availment of ITC that has been reversed. अपने future time देखेंगे, there is a time limit.
कि आप 1920 फाइनेंशियल ईयर की आईटीसी कब तक क्लेम कर सकते हो, लेट्स से 20 अक्टूबर 2020 और एनुअल रिटर्न विच एवर अर्लियर। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो क्रेडिट आप रिवर्स कर रहे हो बिकॉज आपने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया, वो क्रेडिट आप जब पेमेंट करोगे आप रिक्रेडिट वापस कर सकते हो। लेट्स से अपने एग्जांपल में अभिषेक ने आपको माल बेचा 1000 रुपया प्लस 180 रुपया जीएसटी। आपने अभिषेक को पेमेंट 180 दिन में नहीं किया, अकॉर्डिंगली आपने 180 रुपया क्रेडिट को रिवर्स कर लिया। 250 दिन के बाद आपने अभिषेक को एक पेमेंट कर दिया एंड अकॉर्डिंगली आपने 180 रुपीज क्रेडिट ले लिया। सो दिस 180 जो क्रेडिट आप ले रहे हो, दिस माइट बी पोस्ट 20 अक्टूबर 2020। तो द टाइम लिमिट वोंट अप्लाई हियर, जो टाइम फ्रेम है वो यहां पर अप्लाई नहीं करेगा। ओके, इंपॉर्टेंट रूल 37 क्या बोलता है? फॉर द पर्पस ऑफ 180 डेज क्लॉज, द वैल्यू ऑफ supply specified in schedule 1 shall deem to be having paid। पैंटालून्स कोलकाता ने पैंटालून्स बिहार को माल बेचा, शेड्यूल 1 आइटम 2 के अकॉर्डिंग डिस्टिंक्ट पर्सन डीम सप्लाई। बट कभी भी पैंटालून्स बिहार पैंटालून्स कोलकाता को पेमेंट करेगा ही नहीं। तो आप बोलेंगे 180 डेज लगाओ, तो इसमें उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया कि नहीं बॉस, इट इज डीम पेड, आपको 180 डेज क्लॉज नहीं लगाना है। आगे, the amount incurred by the supplier on behalf of the recipient in terms of 15 subsection 2 subclause B shall be deemed to have been paid। फ्रेंड्स, ये कौन सा बात कर रहा है? ये जो अपने वैल्यूएशन के बारे में लास्ट क्लास में बात की उसका बात कर रहा है। 15(2)(b क्या बात करता है? एक्सपेंडिचर पेड बाय द रिसिपेंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। सो ऑन 13 जून 2018 अमेंडमेंट हुआ एंड दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड कि ये पैसे वापस तो मिलने नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो डीम टू बी पेड। इसमें भी 180 दिन का क्लॉज नहीं लगेगा। ओके, डेप्रिसिएशन, आपने एक गुड्स खरीदा 10 लाख रुपया प्लस 18% जीएसटी, 1,80,000 रुपया। आपने पूरी 11,80,000 को कैपिटलाइज कर दिया। इफ यू हैव कैपिटलाइज्ड entire amount of 11,80,000 rupees, you are not entitled to take the credit of 1,80,000 rupees। in case आपने सिर्फ 10 लाख रुपया ही को ही कैपिटलाइज किया है, आप 1,80,000 का क्रेडिट ले सकते हो, आप दोनों बेनिफिट नहीं ले सकते। ये 16 सेक्शन 3 में बोला गया है। okay. फॉर द पीरियड 17-18 एक प्रोवाइजन इंसर्ट कराया गया था और जो बोला गया था कि 17-18 का जो क्रेडिट है आइडियली 20 अक्टूबर 2018 को लास्ट डेट था। जो सितंबर का और डेट एक्सटेंड हुआ था, सितंबर का जो डेट एक्सटेंड हुआ था तो उस तक लेना था, क्योंकि फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर था। तो गवर्नमेंट सेड कि ठीक है, अब मार्च 2019 का जब रिटर्न भरोगे तब तक क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। सो मार्च 2019 का डेट था 20 अप्रैल, जो और फर्दर एक्सटेंड हो गया 23 अप्रैल हो गया था। तो 23 अप्रैल 2019 तक आपने 17-18 की जो भी लास्ट जीएसटी या 3B भरी थी उसमें आप जो भी क्रेडिट ले लोगे, उसके बाद आप 17-18 के क्रेडिट ले नहीं पाओगे। ये प्रोवाइजन इंसर्ट था। मैम, डेप्रिसिएशन नथिंग बट इतना सा बोला गया है कि अगर आप डेप्रिसिएशन ले रहे हो तो टैक्स अमाउंट को आप कैपिटलाइज नहीं करोगे। आई एम रिपीटिंग माई एग्जाम्पल। 50,000 रुपया का कैपिटल लैपटॉप है, 50,000 रुपीज का लैपटॉप है, 18% जीएसटी, दैट इज 9,000 रुपया जीएसटी। अगर मैं अपने बुक्स में कैपिटलाइज करता हूं लैपटॉप को विद द वैल्यू ऑफ 50,000 रुपीज, देन आई कैन गो एंड टेक द क्रेडिट ऑफ 9,000 रुपीज। बट अगर मैं अपने बुक्स में कैपिटलाइज करता हूं 59,000 रुपीज, दैट इज अ टोटल इनवॉइस वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो मैं 59,000 पे डिप्रिसिएशन लूंगा क्योंकि मैं 9,000 पे डिप्रिसिएशन बेनिफिट ले रहा हूं। गवर्नमेंट इज सेइंग मी आई कैन नॉट गो एंड टेक द क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ 9,000 सेपरेटली, राइट?
16 सबसेक्शन 4 16 सबसेक्शन 4 का अपने बात कर रहे हैं। मैं आपको 16 सबसेक्शन 4 का प्रोवाइजो बता रहा हूं। ओके, आई विल रीड इट फॉर यू। सो 16 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट to be availed by a registered person in respect of invoices or debit notes, the details of which have not been uploaded by the supplier under Rule 37, Section 37(1), that is GSTR 1, shall not exceed 20%, shall not exceed 20% of the eligible credit available in respect of invoices or debit notes of which have been uploaded by the supplier under 37(1). This is a replica of Rule 36, Sub-Rule 4. So 16 subsection 4 is there. Achha, this is a proviso. This is a proviso which is inserted and which is saying that 17-18 जो जा चुका है उसका क्रेडिट जो होता है आपको 20 अक्टूबर तक लेना होता था, वो आप ले सकते हो मार्च 2019 तक। सो 17-18 फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन मार्च 2018। मार्च 2018 का क्रेडिट आप टिल मार्च 2018 का क्रेडिट आप कब तक ले सकते हो? जब तक आप सितंबर 2018 का रिटर्न भरते हो। सितंबर 2018 का ड्यू डेट क्या था? 20 अक्टूबर 2018। तो 20 अक्टूबर 2018 और एनुअल रिटर्न ऑफ 17-18 विच एवर इज अर्लियर। So definitely 20 October 2018 is earlier. So you are entitled to take the credit of 17-18 only if you file GSTR 3B before 20 October 2018. Since it was first year in the GST era, the government extended this and said कि अब सितंबर 2018 का नहीं, मार्च 2019 तक के रिटर्न में आप 17-18 की क्रेडिट्स ले सकते हो, right? This is not relevant now since it was in the act. I have to discuss, but this is not relevant now. We can take the credit of fixed asset in the same in which it was purchased. Yes, जिस दिन आपने कैपिटल गुड्स लिया है उस दिन आप एट वन गो क्रेडिट ले लीजिए, बिकॉज दे आर इश्यूज एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन द रिवर्सल, राइट? Friends, now we are stepping to section 17, right? We'll take a break because it's important. Friends, I might not cover all my slides today, not an issue, because we are keeping tomorrow also entirely for ITC, right? So we won't rush. Understanding is very important. तो ये अपने बहुत slowly move करेंगे। 7:12 हो रहा है। Let's take a break and resume in 5 minutes.
Friends, audible? Okay. So I'm seeing a couple of queries. Let's start with the topic and we'll take the queries later on, right? So, ITC on the basis of use of inputs. तो सेक्शन 17 क्या बात कर रहा है कि यूज ऑफ आईटीसी फॉर द बिजनेस पर्पस और फॉर अदर पर्पस. अगर आप अदर देन बिजनेस यूज कर रहे हैं, क्रेडिट नहीं मिलेगा. बिजनेस में यूज कर रहे हैं, क्रेडिट मिलेगा. जो अगर आप कोई आईटीसी यूज कर रहे हैं जो दोनों में है, लेट्स से मैं अपनी ब्रॉडबैंड या मैं अपना फोन का बिल जो पेमेंट करता हूं उसमें भी जीएसटी कंपोनेंट आता है. नाउ देयर कुड बी दैट वो फोन का बिल जो यूज हो रही है क्रेडिट, वो क्रेडिट इज देयर pertaining to my business also and my personal call also. So how do we attribute there? So the rules are prescribed for attribution. Similarly, आपका जो क्रेडिट है वो पार्टली कैन बी यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाईज एंड जीरो रेटेड सप्लाईज. टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज आईटीसी अवेलेबल. If used partly for non-taxable supplies, exempt supplies, nil rated supplies, आपको proportionately वो क्रेडिट नहीं मिलनी चाहिए. And the calculation process is discussed in the rules. So we'll go to rules. एक एडवांस रूलिंग है छत्तीसगढ़ का. What does it say? The applicant is engaged in the business of supplying seeds जो exempted है, वो उसको पैक कर रहा है. वो सीड्स को जो एग्जेम्पल सीड है उसको पैकेजिंग कर रहा है एंड लेट्स से कोलकाता से बिहार बेच रहा है. तो वो क्या रूल लेने गया कि वेदर द आईटीसी शुड बी क्लेम्ड ऑन पैकेजिंग मटेरियल यूज्ड फॉर द सेड सीड्स. सो उनको रूलिंग ये आई कि नहीं, क्योंकि आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई के को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या यूज करने के लिए पैक कर रहे हो तो आपको क्रेडिट स्कीम में नहीं मिलेगी. बट अगर they have also discussed, they have also said that अगर आप वो पैकिंग मटेरियल को इंडिपेंडेंटली अपने कोलकाता ब्रांच से बिहार ब्रांच में भेजते तो आपको उसकी क्रेडिट मिल जाती. क्योंकि आप वो सीड्स को एग्जेम्प्टेड सीड्स को पैक कर रहे हैं तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी, राइट. तो एग्जाम सप्लाई का रोल जहां भी आता है वहां क्रेडिट रिवर्सल होने चालू हो जाती है. Okay. Block credits, no ITC available. Where the value of exempt supply, जो अपने बात करें exempt supply अगर करते हैं तो क्रेडिट नहीं मिलती है. Shall include outward supplies that are exempted by notification. तो अगर आप कोई सप्लाई कर रहे हो वाया नोटिफिकेशन वो exempted है तो उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी. उसके लिए जो आप इनपुट्स परचेज कर रहे हो उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी. इंपॉर्टेंट. Supplies on which recipient is liable to pay tax on reverse charge basis. एक सेकंड. Supplies on which recipient is liable to pay tax on reverse charge basis, वो exempt supply में इंक्लूड करना पड़ेगा. इसका मतलब अगर मैं जीटीए सर्विस ले रहा हूं एंड मैं रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर रहा हूं, सो ओनली फॉर द पर्पज ऑफ दिस कैलकुलेशन ऑफ रिवर्सल, एग्जेम्प्ट सप्लाई के डेफिनेशन में मुझे ये सप्लाई को ऐड करना पड़ेगा. सो वी विल सी इन सब्सिक्वेंट स्लाइड्स जहां पर वी विल डिराइव अ रेशियो ऑफ एग्जेम्प्टेड टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर. क्योंकि अपने इस सेक्शन 17 पे ब्लॉक क्रेडिट्स का स्पेसिफिक बात करेंगे तो स्पेसिफिकली रूल 42 एंड 43 व्हेन वी डिस्कस वी विल सी दैट एग्जेम्प्ट सप्लाई बाय टोटल टर्नओवर. तो एग्जेम्प्ट सप्लाई का डेफिनेशन में 17 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग वो सप्लाई भी आएगी, वो वैल्यू भी आएगी जिसपे एज अ रिसिपेंट आपने टैक्स पे किया रिवर्स चार्ज में. सिर्फ ये इसी जगह ये प्रोविजन है टू कैलकुलेट द रेशियो. आगे बढ़े. सिक्योरिटीज की मनी आएगी, इसमें भी डिफाइंड है 1%. ओके, आई विल एक्सप्लेन वन अगेन. सो अभिषेक अग्रवाल ने लॉयर का सर्विस लिया.
वो लॉयर के सर्विस पे रिवर्स चार्ज का टैक्स पेमेंट करता है, वो लॉयर्स के सर्विस पे रिवर्स चार्ज का टैक्स पे करता है। लॉ बोलती है 17 सबसेक्शन 3 बोलती है, इफ यू रीड, टू डिराइव द रिवर्सल ऑफ कॉमन क्रेडिट, आपको रेशियो निकालना पड़ेगा exempt turnover divided by total turnover. So the exempt turnover, if you read 17 subsection 3, the exempt turnover will include all these things. What it will include? Outward supplies, जो notification कर दिया, supplies on which you have paid tax as a recipient. तो अभिषेक अग्रवाल ने लॉयर का सर्विस लिया था, रिवर्स चार्ज में टैक्स पेमेंट किया था, दिस इज not to be form part of aggregate turnover of Abhishek Agarwal. This is always forming a part of aggregate turnover of the lawyer. But in this particular section, but for the purpose of this calculation, Abhishek have to consider this amount of legal charges as Abhishek's turnover. Only exempt supply के turnover में add होगा, ये only for the purpose of this calculation. Very important. अगर आप जीटीए के कैलकुलेशन देखो तो इसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आई बिलीव आई एम क्लियर। आगे बढ़ रहे हैं। सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, दिस इज ऑल्सो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द exempt supply. So the value of exempt supply shall not include the value of activities or transactions specified in Schedule 3 to Para 5B of Schedule 2. That is, जो neither supply of goods nor supply of service है वो यहाँ पर नहीं आएगा, अदरवाइज यहाँ पर आएगा। फ्रेंड्स, विल डिस्कस द कैलकुलेशन ऑफ रूल 40 to 43, तब इसका इम्प्लीकेशन और क्लियर होगा अपने को, राइट? तो विल कम टू दैट पोर्शन आल्सो। ओके, ये क्या बोला गया है? ये बोला गया है बैंकिंग कंपनी के लिए एक ऑप्शन है कि आइदर यू कम एंड डिस्कस कि क्या क्या क्रेडिट एलिजिबल है, क्या क्या नहीं है, बिकॉज इनका बहुत कुछ exempt सप्लाई है, जो ये व्हाट दे आर डिलीवरिंग और व्हाट दे आर रेंडरिंग द सर्विस आर ऑल exempted. तो ऑप्शन इज shall either claim proportional ITC in case of taxable supplies as discussed in 17 subsection 2, or avail an amount equal to 50% of the eligible ITC on inputs, capital goods and input service in that month and rest shall lapse. तो इसका मतलब ये है कि भैया आपको दिख रहा है कि 100 रुपए का क्रेडिट मिला है, चाहे तो आप बैठो हमारे साथ और कैलकुलेट करो, रेशियो बनाओ क्या है क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप ले लो, या फिर आप लमसम 50% क्रेडिट ले लो जितनी भी आपकी बनती है एंड 50% लैप्स। कंडीशन क्या क्या है? इफ यू कम टू द 50% थिंग, फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है जो बैंक ऑडिट कर रहे हैं अभी, हमारे सीए प्रोफेशन के जो बंदे बैंक ऑडिट कर रहे हैं, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। सो कंडीशन क्या क्या है? ऑप्शन 1 एक्सरसाइज शैल नॉट बी विथड्रॉन ड्यूरिंग एंटायर फाइनेंशियल ईयर। सो अगर 2020-21 चालू हो गया है, आप आज 30 मई से ये करना चालू करते हैं, तो 31 मार्च 2021 तक आप इस स्कीम को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू कंटिन्यू विद दिस। Restriction of 50% shall not apply on tax paid on supplies made by registered person within the same PAN. Let's say Yes Bank कोलकाता, Yes Bank बिहार को कोई सर्विस दे रहा है, सो पर्टिकुलरली इस ट्रांजेक्शन में कोई 50% का चक्कर नहीं होगा, जितना क्रेडिट लिखा हुआ है इनवॉइस में वो पूरा अमाउंट मिल जाएगा, बिकॉज सेम पार्टी एंड सर्विस रिलेटेड टू बैंक है, जो आई एम श्योर अलाउ होगा। बट इसको छोड़ के बाद बाकी जो भी इनवॉइस है, इफ यू आर चूजिंग 50% स्कीम, पूरी इनवॉइस की 50% क्रेडिट मिलेगी, 50% लैप्स हो जाएगी स्ट्रेट अवे, राइट? इसका एक रूल भी है। ओके, I'll just cover this. I'll give you one more example, मैम। So इसका रूल भी है जो रिपीट ही करता है कि अगर बैंकिंग कंपनी 17(2) में एंड 17(4) का प्रोसीजर फॉलो नहीं करता है, सो उसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग ही क्रेडिट मिलेगा। कमिंग टू यू, आई एम गिविंग वन मोर एग्जांपल। सो मैम, बैंक में सबसे बेसिक आपको क्या लगता है इनकम क्या बोल के आता होगा? What is the main source of income for a bank? Exactly, interest. Okay, interest. So interest is exempted or not? Is interest exempt income or not? Exempted.
सो अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर हम एग्जेम्प्ट सप्लाई कुछ कर रहे हैं तो उसके उसके लिए जितनी भी हमारी क्रेडिट है वो हमें रिवर्स करनी चाहिए, राइट? सो लेट्स से बैंक माइट ऑल्सो हैव अ सर्विस जो टैक्सेबल हो, बैंक माइट ऑल्सो हैव अ सर्विस जो टैक्सेबल हो. सो लेट्स से अ टैक्सेबल सर्विस इज 50 rupees and bank charges are taxable. So 50 rupees are bank charges and 150 rupees is interest. Yes, 150 rupees is interest and 50 rupees is locker or bank charges, whatever you say. तो 200 रुपया टोटल हो गया. So 1/4 is the taxable and 3/4 are the exempted. इसका मतलब है जो रेंट वो पे कर रहा है वो पे कर रहा होगा 1 लाख रुपया रेंट, 18% जीएसटी. जो चार्टेड अकाउंटेंट को वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर फीस या कॉन्करेंट ऑडिट फीस पे कर रहा है, लेट्स से वो 50,000 रुपया आप निकाल लो, तो इसका लेट्स से वो 1 लाख का आईटीसी बन जाता है. तो उसको दो ऑप्शन है उसके पास. ऑप्शन 1, वो हर मंथ का बैठ के कैलकुलेशन करे और वो निकाले कि देखो भाई 1/4 इज ओनली टैक्सेबल, आई एम ओनली एलिजिबल टू टेक द वन क्रेडिट ऑफ 1/4. मैं उस 2 लाख का 1/4 ही क्रेडिट लूंगा, दैट इज 50,000 रुपए. मैं और क्रेडिट नहीं लूंगा. ऑप्शन 2, ही कैन गो एंड से नहीं मुझे स्ट्रेट अभी 50% क्रेडिट दे दो, 50% इज लैप्स. अगर मैं 50% में आता हूं, नेक्स्ट मंथ माइट बी देयर इज अ चेंज इन रेशियो, might be the ratio is ulta, 3/4 is taxable and 1/4 is taxable, might be. So he cannot withdraw, he have to continue with the 50% scheme. Two conditions: the moment he activates, he cannot withdraw in the entire financial year. Second relief in fact, कि अगर सिटी बैंक कोलकाता ये यूज कर रहा है एंड सिटी बैंक दिल्ली, सिटी बैंक कोलकाता का कोई चीज का बिल करता है, तो उस बिल की 100% क्रेडिट उसको मिल जाएगी. दैट वोंट बी ट्रीटेड इन द 50% ब्रैकेट स्कीम, राइट? सो आई बिलीव